फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। कार्बोनेटेड कंपाउंड का नेक्स्ट जो है पार्ट उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के साथ। और पहली जो वीडियो थी उसमें हमने कार्बन के बारे में, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किए थे। इसमें हम सबसे पहले तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कार्बन कंपाउंड्स की वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, तो वो भी इसके साथ ही हम जो है वो कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इन वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। और दूसरी बात कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो बर्निंग। जो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जब बर्न करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो वाटर रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, लाइट भी जो है वो एमिट करते हैं, ठीक है। अभी ये जो कंबशन प्रॉपर्टी है इन कार्बन कंपाउंड्स की, ये इनको जो है बहुत ही फेवरेबल बनाती है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन आपको पता है कि बहुत ही क्लीन फ्यूल है ये, ठीक है, एज अ क्लीन फ्यूल हम इसको यूज करते हैं मीथेन को, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें, अगर मान लो मीथेन है, मीथेन को जो है हम जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको बर्न करने के लिए वो ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं एयर से, ठीक है। तो मीथेन जो है जब वो ऑक्सीजन में बर्न करता है, ठीक है, कंबशन होती है, तो वो क्या रिलीज करता है, CO2, ठीक है, प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, राइट। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज करता है मीथेन, और मीथेन जो है एक क्लीन फ्यूल है। इसके अलावा जो हम LPG यूज करते हैं घरों में, ठीक है, तो LPG का जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज ब्यूटेन, ठीक है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये हमने किया था नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन क्या है, ये मेजर कंपोनेंट है LPG का। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोपेन भी होता है लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो है वो ब्यूटेन ही है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, सैचुरेटेड मैंने आपको बताया था जिनमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, राइट। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जब बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली बर्न करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली बर्न करते हैं, ये एयर से जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मीथेन की बात करें या LPG में पढ़ने वाले ब्यूटेन की बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, अल्केन्स हैं। अल्केन्स मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का सूटेड फ्लेम नहीं होता है, मतलब नॉन सूटेड फ्लेम होता है, ठीक है। और साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और साथ में ये जो है अल्केन होता है, ये तो एक नॉन सूट होता है, एक ब्लू फ्लेम होता है, प्लस इसको हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट जो है वो इससे एमिट नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पे हम ब्यूटेन की ही बात करेंगे क्योंकि हम घरों में जो है वो चूल्हा तो सब लोग ही यूज करते हैं। आपने चूल्हा देखा है तो चूल्हे में आपने देखे होंगे कि शेड भी होते हैं। अब वो शेड जो होते हैं वो क्या काम, किस पर्पस के लिए होते हैं, वो इस पर्पस के लिए होते हैं कि ये जो ब्यूटेन होता है, ये जो अल्केन होता है, ये जो फ्यूल होता है, इसको बर्न करने के लिए एयर से ऑक्सीजन लेनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो शेड होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन जब इनको मिलती है तो ये जो
फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है और वो पूरे तरीके से जो फ्यूल है वो जलता है, ठीक है, वेस्ट नहीं होता है। जब भी आपके घर में चूल्हा जलता है, अगर चूल्हे का जो फ्लेम है वो ब्लू कलर का है, दैट मीन्स कि आपकी जो गैस है वो वेस्ट नहीं हो रही है, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है। और साथ में ये जो ब्लू होगा तो ये नॉन ल्यूमिनस नहीं होगा, मतलब इससे जो है अगर आप इसको अंधेरे में जलाओगे तो ज्यादा जो है वो रोशनी नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसेचुरेटेड मतलब जैसे अल्कीन और अल्काइंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम इथाइन की बात करें, ठीक है, इथाइन जो होता है, एसिटिलीन इसको बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम यहाँ पे करेंगे। ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये इनमें जो है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन कंटेंट जो है वो कम रहता है, लेकिन ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो अराउंड 21% होती है, जो इनको प्रॉपरली जो है वो बर्न करने में हेल्प नहीं करती है, तो इसकी वजह से ये जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और ये ल्यूमिनस फ्लेम होता है, येलो कलर का होता है, ल्यूमिनस होता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट भी एमिट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चूल्हा जो है उसके जो शेड है उसमें अगर कार्बन जम जाता है, कार्बन जमता क्यों है, क्योंकि आपका फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है किसी वजह से, ठीक है, उसको प्रॉपरली एयर नहीं मिल रही है, तो वो चूल्हे के जो शेड है जब आपके साफ करने वाले होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो गैस है उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल रहा है, जो ये ब्यूटेन है उसको प्रॉपरली एयर नहीं मिल रहा है, तो वो भी येलो फ्लेम जो है वो देगा। जब वो येलो फ्लेम देगा तो क्या होगा, बर्तन जो है वो काले होने शुरू हो जाएंगे। जब आप कोई भी चीज बनाओगे बर्तनों के बीच में तो आपके बर्तन जो नीचे से हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही अनसैचुरेटेड जो होते हैं अल्केन्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे इथाइन की बात करी है, ठीक है, इथाइन मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। एसिटिलीन, एसिटिलीन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यों दी है, क्योंकि एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन को हम यूज करते हैं वेल्डिंग में, लेकिन हम अकेले एसिटिलीन को यूज नहीं करते हैं। अगर अकेले एसिटिलीन को यूज करेंगे तो ये प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, इसमें फ्यूल जो है वो वेस्ट होता है। जब येलो फ्लेम आ जाएगा यहाँ पे तो फ्यूल मतलब कि आपका प्रॉपरली फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से बर्तन जो है वो काले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको जो है वो प्योर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन के साथ जो है इसको मिक्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च जो है ये यूज करते हैं जो वेल्डर्स होते हैं वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ये जो ऑक्सी एसिटिलीन है ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वेल्डिंग करने में पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे बस इसका इतना ही आपको डिफरेंस जो है वो रखना है कि जो सैचुरेटेड होते हैं, जैसे ब्यूटेन की बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, हम जो कुकिंग गैस यूज करते हैं, ठीक है, वो जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ब्लू फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है एयर से जितनी उनको चाहिए होती है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली जो है वो बर्न होते हैं विदाउट वेस्टेज, राइट, और वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देते हैं, ठीक है, और उससे इतनी ज्यादा लाइट एमिट नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड जो एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं, यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको प्रॉपर जितनी, क्योंकि उनमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एयर से नहीं मिलती है जितनी उनको चाहिए, इसकी वजह से वो प्रॉपरली बर्न नहीं करते हैं, तो इसलिए वो एक ब्लैक सूट जो है वो छोड़ देते हैं। ये जो सूट है ये एयर पोल्यूटेंट भी है एक तरीके का, ठीक है, तो ये बात है। बाकी जितने भी फ्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बर्निंग की बात करें तो जो गैशियस फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैशियस फ्यूल्स होते हैं वो हमेशा बर्न करते हैं विद फ्लेम, लेकिन अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें, ठीक है, सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्स सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड की बात करें तो कैरोसिन एक लिक्विड फ्यूल है। ऐसे में वैक्स या कैरोसिन जैसे जो हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनको हम बर्न करें तो फ्लेम हमें तभी मिलेगा अगर वो वॉलेटाइल हो, ठीक है, क्या हो, वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल मतलब कि वो एवेपोरेट हो जाए इजीली। यहाँ भी मैं आपको कोयले की एग्जांपल दूंगी। चारकोल जो होता है या जो हम घरों में अंगीठियां लगाते हैं, ठीक है,
वो क्या होता है, वो बेसिकली उसमें स्टार्टिंग में उसमें जो है कुछ वॉलेटाइल मटेरियल होता है। जब हम उसको आग लगाते हैं तो स्टार्टिंग में जो है वो प्रॉपरली जलते हैं, ठीक है, फ्लेम के साथ जलते हैं। बिकॉज और जब जब ये वॉलेटाइल मटेरियल उनका जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो सिर्फ एक कोयला, जलता हुआ कोयला रह जाता है, उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता है, उसकी बस आपको रेडनेस दिखाई देगी और आपको उसकी जो है वो हीट दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा आपको उसका कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और वैक्स की अगर हम बात करें तो वैक्स जो है ये येलो फ्लेम देता है। येलो फ्लेम इसलिए देता है बिकॉज वैक्स जो है ये वेपर्स की फॉर्म में हवा में मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से इसमें जो कार्बन होता है वो प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाता है, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से ये जो है ये येलो फ्लेम देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हमेशा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, वही परफॉर्म करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इनमें जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो कुछ ही सब्सटेंसेस जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो उन्हीं के साथ जो है रिएक्ट करेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी बात की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमेशा अल्केन्स की ही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ अल्केन्स जो होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स या अल्काइंस जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये भी अभी पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मीथेन की, ठीक है, मीथेन क्या है, अल्केन है, इसका रिएक्शन कर देते हैं हम क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो ये क्या देगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड प्लस ये साथ में देगा HCl, तो HCl भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट विल गिव यू क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। अब ये क्लोरोमीथेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो ट्राई क्लोरोमीथेन है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जब मूवीज वगैरह में देखते हैं, जब बेहोश करके रुमाल पे डाल के ले जाते हैं तो उसको क्लोरोफॉर्म है, और इसको डॉक्टर्स जो है जब वो किसी को एनेस्थीसिया देते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज करते हैं, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। सो एडिशन रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिशन रिएक्शन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है या अल्कीन अल्काइंस जो है ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन जो है ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी है। अब किसी कंपाउंड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका हमें पता कैसे चलता है ये भी मैं भी आपको बता दूं। सो कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन ये थोड़ा रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जब आप इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई भी कंपाउंड डालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्राउंडनट ऑयल की एग्जांपल ले रही हूँ या मस्टर्ड ऑयल आप ले सकते हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है। तो जब आप इसमें ग्राउंडनट ऑयल ऐड करोगे तो ये जो रेड ब्राउन कलर है इट विल चेंज टू, मतलब ये सोल्यूशन जो है इट विल बिकम कलरलेस, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है रेड ब्राउन, ये जो ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन है जिसका कलर रेड ब्राउन था, जब आपने इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला कोई भी कंपाउंड डाला, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला या फिर आपने इसमें ग्राउंडनट ऑयल डाला, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालते हो, जैसे कि आप इसमें देसी घी डालते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एडिशन रिएक्शन जो है ये अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ इथीन की, ठीक है, इथीन प्लस हाइड्रोजन सॉल्यूट। एडिशन का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक निकल और पैलेडियम जैसे जो है कैटलिस्ट जहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होता है। इथीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, ठीक है, यानी कि इथेन में, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सो ये जो एडिशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ठीक है, जितना भी वनस्पति घी है, मस्टर्ड ऑयल में आप जो है वो हाइड्रोजन ऐड करोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो कैटलिस्ट एंड इट विल गिव यू सम सैचुरेटेड ऑयल। अब ये सैचुरेटेड ऑयल जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, मतलब जो लिक्विड में होते हैं समथिंग कुछ कुछ, ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया। तो ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देसी घी जो आप खाते हो घरों में, ठीक है, बटर जो आप खाते हो, इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि जो देसी घी होता है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बटर जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, राइट। तो ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं यही हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अदरवाइज अगर जो देसी घी मतलब ये जो होते हैं सैचुरेटेड फैट्स होती हैं ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और जो हमने पिछली वीडियो में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें हम उनको दोबारा से डिस्कस करेंगे बिकॉज हमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला जो टॉपिक है उसको कवर करना है। तो इसमें हमें कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल जो है इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, या फिर हम इसको सिंपली अल्कोहल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। अब ये जो इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अल्कोहल को हम वाटर के साथ जो है सेपरेट भी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिसमें जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो पहले सेपरेट आउट हो जाता है। तो अल्कोहल जो है वो पहले सेपरेट आउट हो जाती है वाटर बाद में, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए वापस आते हैं। सो इथेनॉल जो है इथाइल अल्कोहल जो है इसको हम इसका ये फॉर्मूला है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है। वाटर में कम्प्लीटली मिक्स इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वाटर में इजीली अल्कोहल मिक्स हो ही जाती है, तो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स की जा सकती है, राइट। बाकी इसमें जो है अगर इसमें 5% वाटर है, इथेनॉल में 5% वाटर है, तो इसको हम रेक्टिफाइड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें 100% इथेनॉल है तो इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। बाकी अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बाकी ये जो है ये मतलब न्यूट्रल होता है। इथेनॉल जो होता है इथेनॉल जो होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब किसी भी लिटमस सोल्यूशन के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी, राइट। तो ये सारा हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, राइट। सो इथेनॉल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इथेनॉल जो है ये अगर हम इसकी कंबशन के बारे में बात करें तो ये हाईली इनफ्लेमेबल है। इथेनॉल जो है इट कैचेस फायर इजीली,
ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, विच शोज कि ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है, एज अ क्लीन फ्यूल इसको हम यूज करते हैं। शुगर केन आपने सुना होगा, है ना, शुगर केन का एक बाई प्रोडक्ट होता है मोलेसिस, तो मोलेसिस जो है ये भी यूज होता है इथेनॉल की प्रोडक्शन में। इसके अलावा आजकल स्टबल का, है ना, कितना ज़्यादा मचा हुआ है बवाल, तो स्टबल या स्ट्रॉ मैनेजमेंट है जो भी इसको करते हैं, तो उससे भी हम इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए 2003 में हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के चलते हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि इथेनॉल जो है उसको पेट्रोल या डीजल में हम मिक्स करेंगे। इसका जो ईबीपी हमारा जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम पेट्रोल प्रोग्राम, तो इसमें जो इनका टारगेट है वो है 10% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा बाय 2022, ठीक है, और 20% अचीव किया जाएगा बाय 2030। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इथेनॉल का रिएक्शन विद एथेनॉइक एसिड, इथेनॉल का रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल क्या है C2H5, एथेनॉइक एसिड क्या है CH3COOH, ठीक है, ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल और सिंपली इथेनॉल, ये हो गया आपका इथेनॉइक एसिड, ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। सो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको देगा CH3COOC2H5, ये है इसको बोलते हैं, वैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो इसको एस्टर बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोएट, ठीक है, प्लस साथ में ये क्या देगा वाटर, राइट। अब ये जो एस्टर है, ठीक है, जब ये इथाइल अल्कोहल जो है इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इथाइल एसीटेट देता है, जिसको हम एस्टर बोलते हैं, ये जो एस्टर होता है ये काफी, इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही स्वीट एंड प्लेजेंट होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो एस्टर्स होते हैं इनको, मतलब एस्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एस्टर जो है ये इथाइल अल्कोहल से बनते हैं, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें एस्टर मिलता है, विच इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। और ये एस्टर जो है ये स्वीट इन स्मेल होते हैं, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट एंड स्मेल, प्लेजेंट स्मेल होती है इनकी, तो इनको जो है हम यूज करते हैं एज अ फ्लेवर्स, ठीक है, फ्लेवर्स यूज करते हैं आइसक्रीम्स वगैरह में, ठीक है, जो कैंडीज वगैरह होती हैं उनमें भी, जहाँ और भी जो भी होते हैं खाने पीने वाली चीजें, उसमें हम यूज करते हैं। इसमें इनको जो है वो परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है, एस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, तो इनकी काफी ज्यादा यूजेस होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम इथाइल अल्कोहल की कुछ यूजेस देख लेते हैं, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, इसकी कुछ यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले यूज जो है वो है कि इसको हम पेंट्स वगैरह में, वार्निशेस वगैरह में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन में यूज़ कर लिया जाता है इनको, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में इनको यूज़ करते हैं, जैसे सिरिंजेस वगैरह जो होती हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद और भी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आयोडीन टिंचर जो होता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये बनता है इससे। आयोडीन टिंचर क्या है, ये होता है इथेनॉल एंड आयोडीन का मिक्सचर, ठीक है, और ये जो है जर्म किलर होता है एक तरह का, ठीक है। इसके अलावा जो इथेनॉल होती है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है,
ठीक है। बाकी फ्यूल भी हम पढ़ चुके हैं कि एज अ फ्यूल भी इसको हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है ये पीने के काम भी आती है, आपको पता है, जैसे विस्की है, ठीक है। तो विस्की में जो है वो 35% इथेनॉल होता है ना। एंड वाइन जो है उसमें 10 to 20% इथेनॉल होता है, जबकि बियर जो होती है उसमें बहुत ही कम 6% इथेनॉल जो है वो होता है, राइट। तो ये इसकी कुछ यूजेस हैं। इसके अलावा इसका जो डिसएडवांटेजेस ये है कि डिसएडवांटेज सबसे पहला तो ये है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्टमक को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। इवन जो सबसे जो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये आपके लिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालता है, और इसकी वजह से जो है आपका लिवर फैटी हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। लिवर सिरोसिस, सिरोसिस जो है ये लिवर की बीमारी है। जो ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं उनको ये हो जाती है अक्सर, लिवर फैटी हो जाता है, लिवर सिरोसिस इसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी इसके नुकसान ही आपको पता है, बंदे की सारी वेल्थ ड्रेन हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है बंदे का, ना। चलिए, देन इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे एक स्पेशल केस की, दैट इज मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। देखिए, ये जो मिथाइल अल्कोहल है दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। ये मतलब ये जो मिथाइल अल्कोहल होती है या मिथेनॉल होता है, इसको अल्कोहल में ऐड किया जाता है। ये जानबूझकर डेलिबरेटली हम कह सकते हैं कि इसको ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो अल्कोहल है अभी आपको पता है जीएसटी फ्री है ना, जीएसटी नहीं लगता है इसके ऊपर, एंड मोर ओवर ये ड्यूटी फ्री होती है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ये ड्यूटी फ्री होने की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो अल्कोहल होती है उसमें कुछ पॉइजनस चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि ये इनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोग इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। क्योंकि ये सस्ती होती है, आम जो आपको अल्कोहल बाज़ार में मिलेगी उससे ये सस्ती होती है क्योंकि ये ड्यूटी फ्री होती है। तो इसकी वजह से इसमें कुछ जो है पॉइजनस चीज़ें, जैसे कि उसमें से एक पॉइजनस चीज़ है मिथेनॉल, इसके अलावा एक होता है पायरिडीन, ठीक है, या फिर इसमें कॉपर सल्फेट जो है वो ऐड करके इसको पॉइजनस बना दिया जाता है। ऐसी अल्कोहल जिसमें मिथेनॉल या पायरिडीन या कॉपर सल्फेट बना के उसको थोड़ा पॉइजनस बना दिया जाता है ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, मिसयूज ना हो, ऐसी अल्कोहल को हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। सो चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। अब बात करेंगे हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, देखिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई क्लींजिंग प्रॉपर्टी है जिसके पास, ठीक है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। मतलब कोई भी सब्सटेंस विच कैन रिमूव डर्ट, उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सोपी, एक होते हैं नॉन सोपी। तो जो सोपी होते हैं इनको हम सोप्स बोलते हैं, और जो नॉन सोपी होते हैं इनको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या फिर अकेला डिटर्जेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सोप्स की, ठीक है। तो सोप्स जो हैं, सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वो होते हैं सोप्स। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक दूंगी आपको सोडियम स्टीरेट और दूसरी दूंगी आपको सोडियम, ये स्पेलिंग देख लेना, पामीटेट। सोडियम स्टेरेट जो है ये सोप है, ये दोनों सोप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सोप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया, दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, हम इसको फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, एक सोडियम सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें हम सोडियम स्टेरेट की बात करते हैं तो इसमें ग्रुप जो, इसमें एक आपके पास जो है वो नॉन आयनिक
हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, ठीक है, प्लस एक आयनिक आपके पास जो है वो सॉल्ट होगा, राइट। तो इसमें आपके पास जो सोडियम स्टेरेट है फॉर एग्जांपल, इसमें आपके पास नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, C17H35, और इसमें आपके पास आयनिक सॉल्ट कौन सा है, COONA। ये क्या है, सोडियम स्टेराइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये क्या है, सोप है, ये कौन सा सोप है, सोडियम स्टेराइड। सिमिलरली सोडियम पामीटेट है, तो इसकी जो फॉर्मूला है इसका, दैट इज C15H कितने होंगे, 31 COONA। तो यहाँ पे ये जो है ये नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, और ये क्या है, ये सोडियम सॉल्ट है, राइट। और ये जितने भी सोप्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज इनको जो बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो एसिड इसमें जो है वो वीक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक है, ये ऐड किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, ये सोप बनाते हैं, राइट। सो वीक एसिड का रिएक्शन किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये जो है सोप बनाता है। सोप जो है वो बेसिक होता है, जब अगर हम इसका लिटमस टेस्ट करें तो इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, हमने पढ़ा था, राइट। सो ये क्या है, सोप जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें सोप्स को हम कैसे बनाते हैं, तो तीन तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले फैट्स या ऑयल से, ठीक है, सिंपली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें या फैटी एसिड्स की बात करें, एस्टर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एस्टर्स से हम इनको बनाते हैं। दूसरा जो कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है, सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे हम सोप्स बनाते हैं। और तीसरा कॉमन सॉल्ट NaCl जो है आपका सिंपल, ठीक है, तो इससे भी हम जो है वो हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, तो सॉल्ट्स वाले में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि कॉमन सॉल्ट से हम जो है वो सोप भी मैन्युफैक्चर करते हैं। कॉमन सॉल्ट से क्यों मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बिकॉज कॉमन सॉल्ट जो होता है वो जब सोप सोल्यूशन में हम इसको डालते हैं, ठीक है, तो सोप जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है पानी में, तो वो एज सॉलिड फॉर्म में वो बाहर जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे ये जो सोप्स हैं ये कैसे, इनका क्लींजिंग एक्शन क्या है, कैसे हेल्प करते हैं। क्योंकि जो सोप्स होते हैं ये जो हमारे कपड़ों पे मिट्टी लगी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस और ऑयल, है ना, ऑयली चीज़ें होती हैं, तभी तो हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाती हैं, है ना, तो हमें लगता है कि हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो ग्रीस हो गया, ऑयल होगी, तो अदरवाइज तो वो पानी में डिसॉल्व होती नहीं। अगर ऑयल को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ऊपर वो तैरता रहेगा, राइट। लेकिन सोप्स जो है यही तो इनका एक्शन होता है, ठीक है, तो ये उन ग्रीस को, उन ऑयल को जो है वो पानी में डिसॉल्व करने में मदद करता है, जिसको हम बाद में जो है वो कपड़े जब निकालते हैं तो वो डर्ट फ्री होते हैं, राइट। तो वही अब हम यहाँ पे जो है वो समझेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। चलिए बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन की, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसमें इसके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने सोडियम स्टेराइड या सोडियम पामेट की जब एग्जाम्पल ली, तो उसमें हमने एक नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप की बात की थी, ठीक है, और साथ में एक आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप की बात की थी, ठीक है। अब जब हम क्लींजिंग एक्शन की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि सोप जो होता है, एक सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो समवट ऐसे होता है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप को, ठीक है, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और ये जो है ये टेल है और ये रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोकार्बन को, मतलब ये जो C17H35
ये नॉन आयनिक होती है और ये जो है ये आयनिक ग्रुप होता है, हेड जो होता है। अब ये जो नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब कि जिस चीज से किसी को डर लगता हो, फोबिया हो, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर रिपेलिंग, ठीक है। और ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, वाटर लविंग, या वाटर को की तरफ जो है ये अट्रैक्ट करता है। तो जब हम पानी में, ठीक है, पानी में हमने जो है वो कपड़े भिगो दिए हैं, कपड़ों के ऊपर जो है वो दाग लगे हुए हैं, ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगी हुई है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है या जो टेल होती है ये ऑयल लविंग होती है, वाटर रिपेलिंग होती है लेकिन ऑयल लविंग होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सोप्स होते हैं उनका एक्शन जो होता है वो वाटर में ही होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि इथेनॉल, आप इथेनॉल में सोप्स को अगर डिसॉल्व करोगे तो ये आपकी जो कपड़ों के ऊपर डस्ट लगी होगी वो नहीं मिटेगी, वो नहीं साफ होगी, बिकॉज उसमें जो है ये वाटर लविंग होने की वजह से वो उसको ग्रीस जो है उसको निकाल नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए सोप का एक्शन के लिए वाटर जो है वो नेसेसरी है। सो वाटर में आपने कपड़े जो हैं वो डाल दिए हैं, अब इसमें आपने जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन सोप सोल्यूशन जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है। जब आप इसमें सोप सोल्यूशन जो है वो ऐड कर दोगे तो वो कैसा एक मिसल जो है, मिसल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे मिसल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बना देंगे, ठीक है। ऐसे मतलब कि अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल मिसल्स। तो ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मैंने बनाया थोड़ा बड़ा करके, तो ऐसे कई स्ट्रक्चर जो है बीच में बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो मतलब ऑयल लविंग टेल्स होती हैं, ये क्यों, इसका हेड जो है वो बाहर की तरफ क्यों रहता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज एट द एंड, जो कि रिपेल करता है एक दूसरे को, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो टेल होती हैं ये ऑयल लविंग होती हैं, वाटर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑयल लविंग होती हैं। तो हमारे कपड़ों के ऊपर जो भी ऑयल लगा होता है, ठीक है, तो इसको ये अपनी टेल्स के ऊपर अटैच कर लेती हैं, खींच लेती हैं। आप इसका एक्शन समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है कि जो होल पर्पस है, ठीक है, सोप का जो होल पर्पस है वो क्या है, वो है ऑयल और ग्रीस जो है उसको पानी में डिसॉल्व करना, उसको पानी में सॉल्युबल बनाना। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि ऑयल या ग्रीस होती है उसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो ऊपरली लेयर बना के वहां पे तैरते रहते हैं, ठीक है। ऑयल जो होता है वो लाइटर देन वाटर होता है, उसकी डेंसिटी जो होती है इसकी वजह से वो अपर लेयर में तैरता रहता है। लेकिन एक्शन क्या है इनका, सोप का जो होल पर्पस है, मेन पर्पस है, वो यही है कि जो ऑयल जो ये सोप है, ठीक है, जो डर्ट लगी हुई है कपड़ों पे, उसको, उस ऑयल को, उस ग्रीस को जो है वो पानी में सॉल्युबल बनाना। तो ये जो टेल्स हैं, जो ऑयल लविंग्स हैं, ये क्या करेंगी, ये डर्ट को अपने ऊपर जो है वो साथ में अटैच कर लेंगी। जब ये अटैच कर लेंगी, कपड़े को हमने बाहर निकाला, ऑयल एंड ग्रीस तो बीच में ही रह जाएगी पानी में, ठीक है। तो ऑयल एंड ग्रीस क्योंकि पानी में रह जाएगी तो कपड़ा हमारा साफ होके बाहर आ जाएगा। बस इतना सा ही है इसका क्लींजिंग एक्शन। बस इसमें आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि इसका जो हेड होता है इसके सोप मॉलिक्यूल का, ये आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो समवट टैडपोल जैसा लगेगा, ठीक है, फ्रॉग का जो यंग वन होता है टैडपोल वैसा लगेगा। तो इसका जो हेड होता है आयनिक ग्रुप होता है और इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होती है। ये वाटर रिपेलिंग होती है, ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ठीक है। और बट ये वाटर रिपेलिंग होने की साथ साथ ये ऑयल लविंग भी होती है। तो जब कपड़े के ऊपर डर्ट या ऑयल लगा होता है तो ये उसको अपने साथ अटैच कर लेती हैं, जो टेल्स होती हैं इस मिसल्स की, ठीक है। और जब हम कपड़ा बाहर निकालते हैं तो ऑयल और ग्रीस पानी में
सॉल्युबल हो जाती हैं, वो बीच में रह जाती हैं और कपड़ा हमारा साफ होके बाहर निकल जाता है। तो होल पर्पस क्या है सोप सोल्यूशन का? होल पर्पस यही है कि पानी में ऑयल और ग्रीस को सॉल्युबल बनाना। दैट्स इट, बस इतना ही आपको जो है वो याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स की बात करने से पहले, डिटर्जेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उनकी बात करने से पहले हम सोप्स के कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, सोप्स जो है, सोप्स को हम हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में अगर हम जब इनको यूज़ करते हैं तो हार्ड वाटर में क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, तो सोप्स जो हैं, सोप्स के बीच में जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने की वजह से बहुत सारा सोप जो है वो वेस्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, इवन बचपन में भी हम जब हाथ धोते जाते थे तो क्या होता है कि नीचे जो है वो साबुन वाला पानी जो जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो एक वाइट सी लेयर जो है वो बन जाती थी। ठीक है, तो वो वाइट सी जो लेयर बन जाती है उसको हम बोलते हैं स्कम। ठीक है जी, जो स्कम होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं, जब ये सोप मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम स्कम बोलते हैं। तो ये जो स्कम होता है इसको कपड़ों से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो चाहिए होता है। कई बार हम कपड़े धोते हैं तो हमें लगता है कि उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो है वो जम गया, तो हमें लगता है कि साबुन जो है इससे अच्छी तरह से निकला नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम 3-4 बार इसको अगर हम रिंस कर लेते और प्रॉपरली तो शायद ये साबुन प्रॉपर तरीके से वो निकल जाता। तो ये स्कम की प्रॉब्लम जो है ये सोप्स में रहती है जब हम सोप्स को हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सोप्स को अगर अच्छी तरीके से, या हम अगर इन शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, अगर हमें क्लींजिंग एक्शन प्रॉपरली चाहिए कि प्रॉपरली डर्ट जो है उसको रिमूव हो, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है लेदर फॉर्मेशन। ठीक है, लेदर फॉर्मेशन, लेदर क्या होता है? झाग, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, झाग बन जाना। ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा झाग बनेगी उतना ही जल्दी जो है, उतनी ही ज़्यादा मिसल्स जो है वो क्रिएट होंगे, उतनी ही जल्दी डर्ट जो है वो रिमूव होगी, और उतना ही कम पानी जो है वो रिंस करने में लगेगा। अब बात करते हैं डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट जैसे हमने सोप्स में किया था, सोप्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स होते हैं बट ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं। ठीक है, सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल एक जो नॉन आयनिक कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, प्लस उसमें अगर हम एग्जाम्पल लें ऐसे हाइड्रोजन सल्फेट की, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की, तो बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, राइट। तो ये एक नॉन आयनिक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन इसमें होगा, प्लस एक सल्फेट ग्रुप होगा। अगर हम सोप्स की बात करें तो सोप्स में जो है वो हमने किया था कार्बोक्सिलेट ग्रुप था, यहाँ पे जो है ये सल्फेट ग्रुप होगा, बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, बाकी इसमें जो है ये हार्ड वाटर में भी अच्छी तरीके से झाग वगैरह बन जाती है, और अच्छे तरीके से जो है इसका क्लींजिंग एक्शन उसमें होता है डिटर्जेंट्स का। डिटर्जेंट्स को जो है वो हम नॉन सोपी सोप्स भी बोलते हैं, नॉन सोपी सोप्स। बट एक ही डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट्स का कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं दोज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट सोप्स, तो सोप्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनको डिकम्पोज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से पानी को जो है ये प्ल्यूट वगैरह कर देते हैं इजीली, राइट। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर करना है वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।